Hello students, I'm Pooja, your science teacher and you are watching channel Science Star. Students, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक होगा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि कौन मेटल्स कैसे दिखते हैं, उनके क्या फिजिकल अपीयरेंस है, उनकी स्टेट क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, वो सारी चीजें। केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं रिएक्शंस, तो कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं अदर मतलब अलग अलग चीजों से। तो फर्स्ट वो है व्हाट हैपन्स व्हेन metals react with oxygen, ठीक है, और when metals are burnt in air। ठीक है, तो अगर कहीं सिर्फ ये लिखा हुआ है कि what happens when metals are burnt in air, तो इसका मतलब अपने आप ही समझ जाना है कि इसका मतलब है कोई भी चीज को अगर बर्न किया जा रहा है तो इसका मतलब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है। ठीक है, तो जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो बनते हैं मेटल के ऑक्साइड्स। ठीक है, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले लेते हैं कॉपर का एग्जाम्पल। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड। इसे हम ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों कंबाइन होते हैं और कॉपर का ऑक्साइड बनता है। तो अब हमें देखना यह है कि रिएक्शन बैलेंस है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 2 हम ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे एल्यूमिनियम का। जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ या जब एल्यूमिनियम बर्न होता है एयर में तो इट गिव्स एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक, इक्वेशन को देखो बैलेंस है या नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, 2Al इस तरफ एल्यूमिनियम के, हम 2 इधर लगाएंगे, फिर हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना है 2 और इधर 3। हमने अपनी जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब इस तरह से हमारे पास एटम्स आ जाते हैं, एक साइड हमारे एटम अगर 2 है और एक साइड 3 है तो हम उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिधर 3 है उधर 2 ऐड करते हैं और जिधर 2 है उस साइड 3 ऐड करते हैं। तो अब हमारा कितना हो गया ऑक्सीजन, 3 2 6, 3 2 6। लेकिन अभी क्या है, एल्यूमिनियम हमारा डिसबैलेंस हो गया है। तो एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बन जाएगा 4 एल्यूमिनियम। तो अभी हमारी जो इक्वेशन है वो ये है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे जितने भी ये जो मेटल्स, हमारे मेटल ऑक्साइड जो हमारे बने हैं, इन मेटल्स का अगर हम बात करें, ये हम इसे पार्ट 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन इसको हम पार्ट 2 ले लेते हैं। क्या है, जब ये मेटल के ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, क्या है, जब मेटल ऑक्साइड्स ये जो हमारे मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के या मेटल्स को एयर में बर्न करके जो हमने एल्यूमिनियम के या कॉपर के हमने जो मेटल के ऑक्साइड बनाए थे, ये मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं, बेसिक इन नेचर। यहां से भी हम देख सकते हैं क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तभी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो एसिड हमारे पास ऑलरेडी है तो ये बेस होगा, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहे हैं। तो हमारे जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर जब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है।
ठीक है, हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, 2, 3 एंड 6, ये भी हमारा बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, यानी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बना हमारा, ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो रिएक्शन है, अब देखो यहां हमारा क्या था, मेटल का जो ऑक्साइड है हमने बेसिक किया नेचर में। अब एक और चीज हमें यहां समझनी है, वो ये है कि कुछ मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। वो बेसिक भी हो सकते हैं और वो एसिडिक भी हो सकते हैं नेचर में। तो अब समझना ये है कि जब वो उनका रिएक्शन, हम मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वो मेटल का जो ऑक्साइड है उस टाइम पर बेसिक नेचर का काम कर रहा है। ठीक है, जब हम उसी मेटल के ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है कि अभी वो जो मेटल का ऑक्साइड है वो एसिडिक का काम कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर एसिडिक हुआ, तब हम उसकी बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। तो इससे हमें ये समझना है कि कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं, बेसिक एंड एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं। तो इस तरह के हम जो हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, उसका एग्जांपल है हमारे पास सबसे सीधा सीधा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो अभी देखो यहाँ हमने उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराया, अब हम अगली रिएक्शन इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम एक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, बेस हम ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं। क्या है इसका नाम, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं, और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब देखो इधर ध्यान से समझना, ये क्या है, हमारा सेम ही हमने ऑक्साइड लिया है, यहाँ पर भी हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है, यहाँ पर भी हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है। इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हमने बेस के साथ रिएक्शन कराई तो भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इसने बेसिक नेचर को शो किया, यहाँ पर इसने एसिडिक नेचर को शो किया। तो इस तरह के जो हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक भी और एसिडिक नेचर भी। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट इसी में समझेंगे। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सम मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सम मेटल ऑक्साइड्स की हम यहां बात कर रहे हैं। सम मेटल ऑक्साइड्स, फ्यू मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, बट सम ऑफ दीज dissolve in water to form alkalis। ठीक है, टू फॉर्म एल्कलीज, यानी वो मेटल के ऑक्साइड जो इनसॉल्युबल हैं वो मेटल ऑक्साइड्स अलग है, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। तो यानी हमारे एल्कलीज कौन से निकल कर आए, एल्कलीज वो हमारे बेस निकल कर आए विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो हमारे जो एल्कलीज हैं वो बेस हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का ऑक्साइड ले लेते हैं हम, Na2O सॉलिड प्लस वाटर में जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाता है और क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसे हम बैलेंस करें तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आएगा, ये है हमारी एक्वस फॉर्म। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पोटेशियम का। पोटेशियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर और क्या बनाता है, हमारा KOH फॉर्म होता है। तो ये जो हमारे दो मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये दोनों कैसे होंगे नेचर में, एल्कलीज, क्योंकि ये वो मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो बेसिक है नेचर में और वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो पॉइंट है
कि जितने भी मेटल्स हैं ना, वो सारे मेटल्स का जो रिएक्शन रेट है ऑक्सीजन के साथ, हमने इसमें मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पढ़ा, तो वो सबका जो रिएक्शन रेट है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे अब सारे जितने भी मेटल्स हैं सबकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ अलग अलग है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा मेटल्स हम एक बार रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं पोटेशियम, सोडियम, ये हम एक सीक्वेंस लिख लेते हैं मेटल्स का। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। इस सीरीज के हिसाब से हमने मतलब इसको हम फर्दर अभी पढ़ेंगे भी कि कैसे सीरीज को याद रखना है। तो उस सीरीज में से मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लेती हूँ, यहाँ पर मेटल्स लिख लेती हूँ। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है हमारा, उसके बाद कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, अब ये जो इसमें हमारे ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी इधर हाईली रिएक्टिव एटम्स हैं हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, और इधर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो उनकी धीरे धीरे इस तरफ कम होती जा रही है। तो ये जो दो मेटल्स हैं हमारे, ये ऑक्सीजन के साथ विगरस रिएक्शन शो करते हैं, यानी ये विगरसली रिएक्ट करते हैं। इसीलिए ये क्या है, जैसे ही हम इन्हें ओपन में रखते हैं, हमारा सोडियम एंड पोटेशियम को, पोटेशियम एंड ये हमारा, जैसे ही हम इनको पोटेशियम और सोडियम को हम ओपन में रखते हैं तो ये विगरस रिएक्शन करते हैं, अपने आप बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन, क्या है, इनको केरोसिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि इनकी रिएक्शन वाटर के साथ भी बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी, तो इसीलिए इनको केरोसिन में केरोसिन के साथ प्रिजर्व करके इनको रखा जाता है ताकि इनकी रिएक्शन ना हो और ये फर्दर डिटोरिएट ना हो। उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये वाले जो हमारे मेटल्स हैं, ये मेटल्स एक इनके ऊपर ना एक कवरिंग बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग इनके ऊपर बन जाती है जो इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक देती है, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देती है। यानी इनके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर एक जो मैग्नीशियम का मेटल है उसके ऊपर एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर एक कोटिंग बन जाएगी, एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग बन जाती है, जिंक के ऊपर एक कोटिंग बन जाती है। तो वो कोटिंग क्या करती है, उनको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोक देती है। यानी ऊपर वाली जो लेयर है वो इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक कोट बना दिया, जिसने अंदर वाले मैग्नीशियम को और अंदर वाली लेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम को या अंदर के जिंक को अब फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोक देते हैं। यानी फर्दर खराब होने से हम उसको बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन से चीजें खराब होती चली जाती है। जैसे हम आयरन के बारे में जानते हैं कि जब आयरन के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है मॉइस्चर के साथ, और एयर का मॉइस्चर जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है, और रस्ट से जो आयरन है वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है। तो ये क्या करती हैं, ये तीनों चीजें, ये तीनों मेटल अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेते हैं रिएक्शन करके और आगे उसको डिटोरिएट होने से रोक पाते हैं। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और अपने ऊपर एक रस्ट की लेयर बनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो लेड का भी, ये जो लेड है, लेड भी अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, ये भी एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है, कोटिंग प्रोटेक्टिव कोट बन जाता है। कॉपर है, कॉपर का कोई रिएक्शन नहीं होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये भी दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यानी सिल्वर एंड हमारा जो गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो सारे मेटल्स जितने भी हैं हमारे, उन सब का अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। मेटल के साथ कोई बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन शो कर रहा है, कोई थोड़ा स्लो रिएक्शन है, प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं, कहीं पर बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा उतना ही उसकी जो रिएक्शन है वो विग्रस होगी, ऑक्सीजन के साथ भी एंड वाटर के साथ भी। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। क्या है, what happens when metals react with water, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें
कि जब मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यानी जब मेटल्स को वाटर के साथ रखते हैं या वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो मेटल्स के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो मेटल के रिएक्शन वाटर के साथ क्या क्या चीजें बनाती है, मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड हैं, क्या होगा जब मेटल ऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड फर्दर इस वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या होता है, ये जो मेटल ऑक्साइड है हमारे, ये मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल के हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इसमें ही प्रॉपर्टी है हमारी मेटल ऑक्साइड की, वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल के वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन। जब ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम, पोटेशियम। जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन गया यहाँ, तो जबकि पोटेशियम का मेटल फॉर्म होना चाहिए था। अब फिर वापस से वही समझना है हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि जो मेटल्स ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो बहुत विग्रस रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल है हमारे, पोटेशियम हमारा सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम क्या करता है, जैसे ही वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होती है, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेता है। ये इतना रिएक्टिव मेटल है कि इसकी जो रिएक्शन है ना वो कोल्ड वाटर के साथ भी हो सकती है। तो जैसे ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें जो हमारे मेटल के ऑक्साइड बनते हैं वो इमीडिएट रिएक्शन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर इसके जो पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो गैस इसमें बन रही है वो गैस बर्न हो जाती है और हीट एनर्जी इवॉल्व होती है बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। समझ आया क्या हुआ कि जो पोटेशियम है, हम इसे पहले बैलेंस करके लिख लेते हैं अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ कि ये जो इतनी वॉयलेंट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो तुरंत क्या करती है, आग पकड़ लेती है, इट कैचेस फायर। और ये जो जब आग पकड़ लेती है तो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम हैपन्स विद द नेक्स्ट मेटल, ये हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम भी हमारा कैसा है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो सोडियम का भी जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो सेम होता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस फिर आग पकड़ लेती है और फिर से हीट एनर्जी रिलीज होती है। और हीट एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो इसका मतलब जो रिएक्शन है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको भी बैलेंस करके लिख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब नेक्स्ट हमारा इसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज में एक और हमारा मेटल आता है, इसके बाद आता है हमारा एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम जो हमारा 3rd नंबर का एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, 3rd नंबर पे जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, कैल्शियम है। अब कैल्शियम के साथ क्या है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। लेकिन जो इसकी जो रिएक्शन ये कैसी थी, बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन थी। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रही थी बहुत ही वॉयलेंटली रिएक्शन शो कर रहा था, लेकिन ये क्या है, लेस वॉयलेंट रिएक्शन शो करता है। ठीक है, थोड़ा क्या हुआ, अब ये हाईली रिएक्टिव था, अब धीरे धीरे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगले जो फर्दर एलिमेंट्स है उनमें धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जो रिएक्शन है वो कैसी है, लेस विग्रेंट रिएक्शन है। ठीक है, और जो गैस इवॉल्व हो रही है इसके साथ साथ वो भी हमारी जो फायर है उसको कैच नहीं करती है। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। यहां पर क्या है, देखो पहले इसे बैलेंस करके लिखते हैं इक्वेशन को।
ठीक है, अभी बैलेंस है। तो देखना यह है कि जब ये कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस भी उसके साथ साथ इवॉल्व हो रही है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है वो जो रिएक्शन है ये लेस विग्रस है तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट यहाँ पर भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस इजीली हमारे यहाँ पर इवॉल्व होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस आपको नहीं पकड़ती है, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है, इट इज एक्सोथर्मिक, लेस एक्सोथर्मिक हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसमें जो ये जो रिएक्शन हो रही है उसके बाद हमारा एग्जाम्पल आएगा हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन हो गया, इनकी जो रिएक्शंस है लाइक एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब क्या हुआ, धीरे 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 थोड़े से जो एलिमेंट्स हैं हमारे, अब हम देखते जाएंगे, अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते जा रहे हैं, ठीक है, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट दे रिएक्ट विद हॉट वाटर। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम के बाद हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल आता है, मैग्नीशियम आता है। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है। अब ये थोड़ा क्या हुआ, रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती जा रही है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बट इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। इसकी जो रिएक्शन है ये हॉट वाटर के साथ हो जाती है। थोड़ा अब क्या हुआ, रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई, तो वाटर में डिसॉल्व करने के लिए, वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए अब वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ हम इसको बैलेंस करके लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज हैं उनमें हमारे जो मेटल्स हैं वो हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है। ये जो है अब ये और भी ज्यादा कैसे हो गए, ये अब मैग्नीशियम से अब और हमारे लेस रिएक्टिविटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये वाले जो मेटल्स हैं ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम ऑफ वाटर। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम ऑफ वाटर। अब हम पानी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे और बढ़ाते जा रहे हैं, जब हम और गर्म कर देते हैं तो जो हमारी जो स्टीम है उसकी हीट एनर्जी और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम ऑफ वाटर के साथ, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एल्यूमिनियम प्लस वाटर गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये हम बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम आयरन का ले लेते हैं, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन ये कैसी रिएक्शंस हैं, बहुत ही लेस, मतलब सॉफ्ट सी रिएक्शंस हैं, इसमें कोई भी हीट एनर्जी का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो अब उसके बाद जो हमारे आते हैं, लेड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट बचे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, सिल्वर है, गोल्ड है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। इनकी रिएक्शन वाटर के साथ होती ही नहीं है, ठीक है। अब हम हमारा जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम पढ़ेंगे, व्हाट हैपन्स when metals react with acids। किसके साथ रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, अब मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन हो रही है। तो हम देख लेते हैं, हम नॉर्मली 3 एसिड्स लेते हैं रिएक्शंस के लिए, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। अब जैसे जैसे मेटल्स हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, तो अलग अलग मेटल का अलग अलग रिएक्शन होता है, अलग अलग वो एसिड्स के साथ वो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस या रिएक्शंस ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें देखना है कि जो हमारी मेटल्स हैं वो नॉर्मली एसिड्स के साथ रिएक्शन करके
क्या बनाते हैं? तो जब मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, ये ध्यान रखना है, यहाँ डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है, यानी जो एसिड्स हैं वो वाटर के साथ मिक्स करके ऑलरेडी डाइल्यूट किए हुए हैं, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। तो मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो मेटल्स का एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस, अब जब हम इनकी बात करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जब इनकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जब रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है? यहाँ डाइल्यूट हमारा HCl है तो हमारा बनेगा MgCl2 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं हम इसे। देखो यहाँ क्लोरीन 2 यहाँ लगाया हमने, ये हो गया हमारा बैलेंस और इक्वेशन इज बैलेंस नाउ। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो हमारा, जैसे ही हमने ये हमारा सॉल्ट बना, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर देखना ये है हमें कि अब यहाँ पर हमारा जब HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है या H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कुछ मेटल्स नॉर्मल रिएक्शन शो कर रहे हैं, यानी वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन्हीं मेटल्स का रिएक्शंस जब हम इससे हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो HNO3 है ना, यहाँ पर जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक वो एजेंट है ये कि जो किसी भी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एजेंट कौन सा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दे, यानी किसी और का ऑक्सीडेशन करा दे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसका वही काम है, ये क्या करता है? खुद रिड्यूस हो जाता है और क्या होगा, किसी जो इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, उस हाइड्रोजन गैस को तुरंत ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम इसी मैग्नीशियम का हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ था डाइल्यूटेड, तो ये हमारा इजीली रिएक्शन हो गया था। लेकिन जब हमने इस मैग्नीशियम का हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या होगा? MgNO3 होल ट्वाइस हमारा सॉल्ट बना प्लस N2O बना प्लस H2O बना, जबकि हमारा क्या बनना चाहिए था? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए थी। हमने क्या पढ़ा था अभी कि जब मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ होता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अब यहाँ सॉल्ट तो बना लेकिन उसके साथ साथ वाटर बन रहा है और हमारा N2O का कंपाउंड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो HNO3 था, इसने जो हाइड्रोजन गैस बनने वाली थी उस हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस तो बनी थी लेकिन उस हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया N2O की फॉर्म में। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है वो हम अगर 4 मेटल्स की बात करें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, तो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इस तरह से हमारी डिक्रीज होती जाती है, इस ऑर्डर में डिक्रीज होती जाती है। तो अगर हम देखते जाएं ऐसे ऐसे जो हमारी रिएक्शन है जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़े थे, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। फिर धीरे धीरे जो हमारे जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाएंगे तो जो मेटल्स हैं हमारे वो लेस विग्रस रिएक्शन, और कई बार ऐसा होता है लास्ट में पहुंचते पहुंचते रिएक्शन शो करना बंद कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर, हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नंबर 4 है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, तो देखना ये, इसके लिए हमने ना चैप्टर 1 में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था अगर याद हो तो क्या था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब कोई मेटल, सपोज एक मेटल A ले लेते हैं, जब मेटल A किसी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, एक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B का है, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या होता है? अगर ये वाला मेटल हमारा
मेटल A अगर हमारा हाईली रिएक्टिव है तो ये यहाँ से इस कंपाउंड से, सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल B को डिस्प्लेस कर देता है और इसकी जगह खुद आ जाता है। तो क्या बनेगा, अगर ये मेटल A इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा तो अब हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A। अब इस मेटल B की जगह क्या आ गया, मेटल A आ गया, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, इसने मेटल B को डिस्प्लेस कर दिया। प्लस हमारा क्या बनेगा, अब मेटल B हमारा अलग से ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हम दो इस तरह के कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, एक मेटल और एक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ दूसरे मेटल का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, तो अगर जो हमारा मेटल है अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो ये इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उस लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा ये ध्यान रखना है, अगर हमने यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव मेटल है और यहाँ पर जो हमारा जो हम जिसके साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हैं अगर वो लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं, ये याद रखना है हमें। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पर Zn प्लस कॉपर सल्फेट यानी जिंक की रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो अब देखो ये क्या है, कॉपर सल्फेट मतलब सॉल्ट है, किसका, सॉल्ट ऑफ कॉपर। ठीक है, और ये हमारे पास मेटल है एक अलग से, तो ये हम मान के चल रहे हैं मेटल A और ये हमारा जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो मेटल B का है यानी कॉपर का है। तो अब हमें देखना रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा Zn या कॉपर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो हमारा Zn इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये जिंक कॉपर की जगह ले लेगा इस सॉल्ट सॉल्यूशन में और कॉपर को अलग कर देगा, तो ZnSO4 प्लस कॉपर हमारा अलग से ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्ट किसका बन गया, अब ये सॉल्ट बन गया Zn का। पहले ये सॉल्ट किसका था, कॉपर का, क्योंकि इसकी रिएक्शन Zn के साथ कराई तो हाईली रिएक्टिव क्या था यहाँ पर Zn, यानी जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका और इजी समझने के लिए, Pb यानी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड का हमारा सॉल्ट है। फिर से वही, यहाँ पर एक मेटल हमारा लेड है, एक है हमारा कॉपर। लेड इज हाईली रिएक्टिव तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन वो किस चीज का बनेगा, हमारा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर हमारा अलग से ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये जो रिएक्शंस हैं वो है हमारी कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो इसमें यही होता है हमेशा, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। So students, I hope you understood the topic clearly. If you have any doubt regarding this video, you can ask through the comment section. Kindly like, share and subscribe my channel for more videos. Bye bye.